आदरणीय दर्शकों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 के लिए व्याकरण भाग से पद परिचय। बहुत सारे बच्चे 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनको व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय नाम का ये एक शीर्षक पढ़ना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं जो उनको उत्तर देने पड़ते हैं और अधिकतर बच्चे इस भाग में गलती कर देते हैं, जिस कारण से उनके अंक कट जाते हैं। तो आइए हम एक बार फिर से आपको पद परिचय के बारे में जानकारी देंगे। पद परिचय होता क्या है? प्यारे बच्चों, हम वाक्य पढ़ते हैं और उन वाक्यों में शब्द होते हैं। तो जो वाक्य में शब्द होते हैं उन शब्दों को वाक्य के अंतर्गत पद कहा जाता है, उनको हम पद कहते हैं। और इन पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना कि ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है और समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक है और बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ी होती हैं। इनका वचन है, लिंग है, भेद है, ये सारी चीजें हम जब बताते हैं व्याकरण में पद परिचय के अंतर्गत, तब हम उसको कहते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से पद परिचय दिया। साधारण रूप में हम कह सकते हैं व्याकरण की परिभाषा क्या है कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को, पदों को हम व्याकरण की दृष्टि से जब हम उनका पद परिचय देते हैं तो तब उसे हम पद परिचय कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किए गए पदों का व्याकरण की दृष्टि से जब हम परिचय देते हैं तो फिर उन्हें पद परिचय कहा जाता है। पद परिचय किन किन शब्दों का देना पड़ता है, आइए उन पे चर्चा करें। सबसे पहले होता है संज्ञा। संज्ञा का हम पद परिचय देते हैं तो संज्ञा के अंतर्गत हमको बताना पड़ता है सबसे पहले संज्ञा के भेद। आप जानते हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं हिंदी में: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वाक्य में इन कोई भी शब्द जब संज्ञा से संबंधित आता है तो हमें परिचय लिखने के लिए, पद परिचय लिखने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये शब्द इस प्रकार की संज्ञा है और उसका लिंग ये है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या वचन इसका देखेंगे वचन एक वचन है या बहुवचन है। और फिर हम देखते हैं कि इसका कारक क्या है, कारक से भी बताते हैं और क्रिया के साथ इसका संबंध जोड़ते हैं। तो ये कहलाता है संज्ञा का पद परिचय देना। दूसरा आता है सर्वनाम। सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। 10वीं में आते आते बहुत से बच्चे पुनरावृत्ति के रूप में जब नहीं लेते तो ये भूल जाते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, वह इत्यादि। तो ये सारे शब्द जो हैं ये सर्वनाम होते हैं और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो हम इन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद आइए देखते हैं। सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक और संबंधवाचक। उसके बाद एक होता है प्रश्नवाचक। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं जो कि व्याकरण के अंतर्गत पढ़ने पड़ते हैं और हम इनको पद परिचय के रूप में शामिल करते हैं। तो कौन कौन से शब्द होते हैं वो जब आप सर्वनाम का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए उसका भेद बताना होता है, ठीक है, लिंग बताना होता है, वचन बताना होता है, कारक बताना होता है और क्रिया के साथ उसका संबंध जोड़ना पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं विशेषण पर। विशेषण की चर्चा कर लेते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। वे शब्द
जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनाम के भेद में विशेषण के भेद में हम पढ़ते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो ये सारे विशेषण हैं जो इनके भेद हैं और हम इनको व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। विशेषण का पद परिचय बताने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन से प्रकार का वो शब्द जो है इनमें से निश्चित बैठता है, तो उसको हम लगाते हैं। उसके बाद भेद बताते हैं, वो कौन सा भेद है, वचन बताते हैं, लिंग बताते हैं और विशेष से उसका संबंध बताते हैं। यदि प्रविशेषण है तो भी हम उसका परिचय बताएंगे कि ये इसका प्रविशेषण है। विशेषण में दो चीजें और पढ़ी जाती हैं, एक विशेष्य होता है, विशेष्य का अर्थ होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और प्रविशेषण क्या होता है, वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, विशेषण से भी पहले प्रयोग होता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत अधिक गर्मी, मैंने कुछ वाक्य बताया जिसमें बहुत अधिक गर्मी, इसमें बहुत शब्द प्रविशेषण है और अधिक शब्द गर्मी है, अधिक शब्द विशेषण है और गर्मी संज्ञा है। तो ये सब जो है इस परिवार के सदस्य हैं। और इसके बाद जब हम चलते हैं क्रिया पर, तो क्रिया के बारे में तो बहुत सभी लोग जानते हैं, बच्चे भी परिचित हैं अच्छी तरह से कि क्रिया क्या होती है। जिन शब्दों से किसी के कार्य का करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो 10वीं के पाठ्यक्रम में जो क्रिया के बारे में यहाँ पर पद परिचय में आपको देना है वो चीजें हैं क्रिया के दो रूप, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का क्या होता है, मतलब कि वो वाक्य जिसमें कर्म दिया होता है तो उस वाक्य की जो आई हुई क्रिया है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया होता, जिस वाक्य में कर्म नहीं दिया होता है और उस क्रिया को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा खेलता है, तो इसमें बच्चा शब्द जो है वो करता है और खेलता क्रिया है लेकिन कर्म नहीं दिया गया है, तो इसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। वह एक पत्र लिखता है, तो इसमें देखिए पत्र शब्द बीच में आ गया, वह करता है और लिखता क्रिया है और एक पत्र कर्म है, तो जिसके साथ कर्म दिया गया उसे हम कहते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। तो क्रिया के दो भेद यहाँ पर पढ़ने होते हैं और आपको बताना होगा इन सब का परिचय कि क्रिया के भेद क्या होते हैं और हम क्रिया का पद परिचय देने के लिए क्या क्या चीजें बताते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले भेद क्रिया के अकर्मक है या सकर्मक, फिर इसका लिंग बताएंगे, क्रिया कौन से लिंग में है, वचन बताएंगे, काल बताएंगे, क्रिया कौन से काल में है, क्योंकि यहाँ पर काल का प्रयोग होता है, काल वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। वाच्य बताएंगे, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर कर्ता से उसका संबंध जोड़ेंगे, कर्ता से उसका संबंध जोड़ेंगे, तो कर्ता से संबंध। और इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम बताने जाते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो क्रिया विशेषण का पद परिचय देने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका भेद बताना जरूरी होता है कि इनमें से कौन सा भेद है। दूसरी बात ये बताएंगे कि कौन से शब्द जो है वो उस क्रिया की विशेषता बता रहा है, उसको बताना बहुत जरूरी है, तभी आपको अंक मिलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय पर। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 2 शब्दों या वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वे शब्द जो 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और उनके लिए बीच में उनका स्थान बनता है, तो उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। वे शब्द होते हैं क्योंकि, तथा, या, अन्यथा, परंतु, इसलिए, नहीं तो, ताकि, अथवा, चाहे, बल्कि, लेकिन, मगर। ये सारे शब्द जो हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको हम वाक्यों को जोड़ने के काम में लाते हैं।
आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से पदों का उल्लेख करना पड़ेगा, कौन कौन से दो पदों को जोड़ने का काम किया गया है और वे शब्द कौन से हैं। इसके बाद आते हैं संबंध बोधक अव्यय पर। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, आइए देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ प्रकट करने वाले अव्यय शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं और उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ स्थापित होता है, तो वो शब्द जो ये संबंध स्थापित करने में भूमिका निभाते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के बिना, के साथ, से पहले, तक, भर, के सामने आदि इत्यादि शब्द ये होते हैं जो संबंध बोधक अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको बताना होगा कि वाक्य में संबंध बोधक अव्यय जो है वो क्या करते हैं, उनका स्थान क्या है, भेद बताएंगे और अन्य पदों से उनका संबंध बताएंगे कि वो किन शब्दों को जोड़ने का या पदों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और अंत में होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक तो हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनको कहा जाता है और इनकी एक अलग ही अपना इतिहास है जो हम आम जीवन में इनका प्रयोग करते ही रहते हैं। तो इसके अंतर्गत विस्मय, प्रशंसा, हर्ष, पीड़ा, शोक, क्रोध इत्यादि शब्द बहुत सारे होते हैं जो भाव प्रकट करते हैं इस तरह के, तो उन्हें विस्मयादि बोधक के रूप में जानते हैं। और जब आप इनका परिचय बताएंगे, पद परिचय देंगे, तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है और उस भाव का नाम क्या है, उनका भाव का नाम क्या है, ये सारी चीजें आप बताएंगे तो आप अच्छी तरह से पद परिचय को पढ़ सकेंगे और उनके उत्तर लिख सकेंगे और जो आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे उनका उत्तर आप आराम से लिख सकेंगे। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न आते हैं इस पद परिचय से संबंधित। बच्चों, प्रश्न पत्र में 4 अंक का 10वीं के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है जिसमें वाक्य दिए गए होते हैं और उन वाक्यों में किसी भी शब्द पर अंडरलाइन रेखांकित होता है, अंडरलाइन खिंची होती है, तो उसी रेखांकित पद का पद परिचय आपको देना पड़ेगा कि वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगर आप सही बताएंगे, कम से कम 3 या 4 पॉइंट भी सही क्लियर कर लेते हैं तो आपको पूरा अंक मिल सकता है। लेकिन पूरी तैयारी के साथ जाना जरूरी है, आपको अच्छी तरह से इस टॉपिक को पढ़ना है और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। हम अगले कालांश में इसके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर के आएंगे जो बोर्ड परीक्षा पर, बोर्ड प्रश्न पत्रों के आधार पर होंगे। जो पहले पेपर हो चुके हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हमने ढूंढ कर रखे हैं, वो हम अगले कालांश में आपके लिए लेकर के उपस्थित होंगे। और ये था संक्षिप्त पद परिचय का परिचय देना आपके लिए। सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, सभी दर्शकों को अच्छा लगा होगा। और देखते रहिए और पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आदर्श शिक्षण चैनल। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ आज का कालांश यहीं पर समाप्त होता है। हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।